अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक और फाइलम की बात करने वाले हैं और इस फाइलम का नाम है फाइलम मोलस्का। इस फाइलम का नाम क्या है? फाइलम मोलस्का। हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम सिस्टम की। और एनिमल किंगडम सिस्टम में हमने कहा कि यहाँ पर अलग अलग फाइलम है। अलग अलग वो जो फाइलम्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। उसमें पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो जानदार है उसके अंदर किस तरह की सेल की तरतीब है। उनके अंदर चार तरह की तरतीब हम लोगों ने देखा हुआ है। एक सेल्यूलर लेवल है, यानी खलिए की तरतीब है। दूसरा टिश्यू लेवल है, यानी बाफ्स की तरतीब है। तीसरा ऑर्गन यानी उजू की तरतीब है। और चौथा उजूई निज़ाम यानी ऑर्गन सिस्टम की तरतीब है। फिर इसी तरह से हमने देखा कि उनके अंदर कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमारे पढ़ा था इस चैप्टर की, इसके इसकी लिंक आपको मिल जाएंगी। अगर आपने वो लेक्चर को अच्छी तरह से नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लिए, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ये बाकी के फाइलम आपको पढ़ने में बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का ये एनिमेलिया जो किंगडम है उसका दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। किंगडम एनिमेलिया का जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है? वो है मोलस्का। सबसे बड़ा फाइलम यानी सबसे बड़ा फाइलम या पहला सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो पहला सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स वो एनिमल्स जिनके पास पैर या जिनके पैर जोरदार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एनिमल जिस खानदान में दिखते हैं वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। और जो दूसरा खानदान है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल दिखाई देते हैं वो है मोलस्का। वो कौन है? मोलस्का, जिसकी आज हम स्टडी करने वाले। अब मोलस्का किसको कहते हैं, इनका नाम मोलस्का क्यों पड़ा, मैं इसको आगे और आपके सामने डिफाइन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज को आपको याद रखना है कि जो फाइलम मोलस्का है ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है। नाउ ये जो जानदार होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? तो ये जमीनी होते हैं, यानी ये जमीन पर भी आपको दिखाई देंगे। ये आबी होते हैं, यानी आपको पानी में दिखाई देंगे। पानी में भी दो तरह का पानी है। एक पानी वो है जो समंदरी है और दूसरा पानी वो है जिसको हम कहते हैं मीठे पानी। तो ये जो जानदार होते हैं मोलस्का की, ये जो पूरा खानदान है, इस खानदान के जितने भी मेंबर होते हैं ये सारे मेंबर या तो जमीन पर भी होंगे या ये आबी होंगे। आबी में भी, ये समंदर में भी हो सकते हैं, यानी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में भी हो सकते हैं, और मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर अगर सिस्टम की बात करें या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम की सतह। इनके पास कौन सा होता है? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया। ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होंगे, यानी यहाँ पर क्या होंगे? अलग अलग उजू होंगे, अलग अलग उजू होंगे। और ये अलग अलग उजू एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, या हम सिंपल बोलेंगे कि वो एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। यानी हार्ट अगर ब्लड पंप करता है तो ब्लड को साफ करने का काम किडनी करेंगी। किडनी से ब्लड निकलेगा, ब्लड को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम स्टमक करेंगे, इंटेस्टाइन करेगा। फिर उस ब्लड को वापस लाकर वापस से हार्ट के पास लाया जाएगा। फिर वो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ब्लड वेसल करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो एक नज्म के पाबंद है, वो एक सिस्टम के पाबंद है, वो एक दूसरे के साथ मदद करने के पाबंद है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो मोलस्का होते हैं उनके पास क्या हमें देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनके अंदर जो जर्म लेयर है, तो इनके पास जर्म लेयर 3 होती है, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब इनका डेवलपमेंट होता है, जब ये जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला में तब्दील होते हैं, तब
इनके बॉडी के अंदर 3 लेयर बनती है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टी। यानी इनके पास जो 3 लेयर होंगी, कौन कौन सी लेयर होंगी, एक लेयर होंगी जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म जो बाहर की होंगी, दूसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म जो मिडल लेयर होती है, और तीसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इंडोडर्म यानी सबसे अंदर वाली परत या अंदर वाली लेयर। तो ये 3 लेयर इनके जिस्म के अंदर होती है और इन 3 लेयर की वजह से इनके बॉडी के पूरे पार्ट्स बनते हैं। एक्टोडर्म से इनके जिस्म के बाहर के पार्ट बनेंगे, मेसोडर्म की वजह से इनके जिस्म के अंदर के जो मिडल वाले पार्ट्स है वो बनेंगे, और इंडोडर्म की वजह से इनके बॉडी के अंदर के पूरे पार्ट बनेंगे। अंदर के पार्ट का मतलब क्या होता है, अंदर के पार्ट का मतलब होता है कि जिस्म के इंटरनल यानी एकदम अंदर वाले जो पार्ट है। अंदर वाले पार्ट कौन से हैं, अंदर वाले पार्ट हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, और भी इस तरह के ब्लड वेसल्स वगैरह है ना। एक्टोडर्म मतलब हमारी स्किन है, हड्डियां हैं, ये बाहर की पार्ट है जो एक्टो, और मेसोडर्म मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो नालियां हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, वो सब मेसोडर्म है। तो इस तरह से हमारा एक पूरा जिस्म बनता है। तो एक जानदार का जिस्म बनाने में 3 लेयर काम करती है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टी। फिर इनके पास सीलोमेट होती है। सीलोमेट क्या होती है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि सीलोम, सीलोम क्या है, सीलोम को सिंपल हम ये कहेंगे कि ये कैविटी है, या हम ये कहेंगे कि ये एक खला है। ये खला किसके दरमियान है, ये खला एक्सटर्नल बॉडी वॉल, ये कहा खला किसके बीच में है, एक्सटर्नल बॉडी वॉल। एक्सटर्नल बॉडी वॉल यानी जो हमारा जिस्म की एकदम बाहर की लेयर है उसके, और इंटरनल लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा गट है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी जो अंदर की वॉल है, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सीलोम। तो ये जो जानदार है उनके पास ये कैविटी होती है, ये खला होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सीलोमेट। अगर नहीं होती तो हम उसको कहते हैं असीलोमेट, है ना। और अगर ये खला पूरी नहीं होती या छोटी छोटी जगह पे ये खला होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीडोसीलोमेट। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो मोलुस्का है, मोलुस्का कैसी है, ये सीलोमेट है यानी इनके अंदर खला होती है। अब यहाँ से असल पॉइंट मोलुस्का के डिफरेंशिएशन का स्टार्ट हो रहा है, जिसको आपको याद रखना है कि ये आर्थ्रोपोडा से अलग क्यों है या ये एनेलिडा से अलग क्यों है। अब ये बात यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो इनका जो जिस्म होता है वो होता है कैलकेरियस। इनका जो जिस्म होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस। कैलकेरियस जिस्म क्या होता है, कैलकेरियस जिस्म का मतलब होता है कि इनका जो जिस्म होता है, इनका जो जिस्म होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम से। और कैल्शियम की वजह से या कैल्शियम से ये जो पूरा इनका बना हुआ होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कैलकेरियस। और ये जो कैलकेरियस है ये बेसिकली एक तरह की शील्ड होती है, एक तरह की शेल होती है, एक तरह की कवर होती है। क्या होती है, एक तरह की कवरिंग होती है। तो ये देखिए इनके जिस्म के ऊपर ये जो दिख रहा है, ये एनिमल की देखिए ये कैलकेरियस कवरिंग है। इस एनिमल के ऊपर देखिए ये भी कैलकेरियस कवरिंग है। तो ये जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग की वजह से इनको कहा जाता है मोलुस्का। इनके अंदर कैलकेरियस शेल होने की वजह से इनका नाम पड़ा मोलुस्का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है कि इनका जो जिस्म होता है वो गैर सिगमेंटेड होता है। इनका जो जिस्म होता है वो कैसा होता है, गैर सिगमेंटेड। इससे पहले अगर हमने बात की है आर्थ्रोपोडा, उससे पहले अगर बात की है एनालिडा, तो हमने देखा कि वहां पर जितने जानदार थे उन जानदारों के जो जिस्म थे वो सिगमेंटेड थे। सिगमेंटेड थे मतलब उनके जिस्म के अंदर छोटे 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 टुकड़े थे, छोटे छोटे उनके पार्ट्स बने हुए थे अलग अलग, और वो पार्ट्स एक जैसे टुकड़े थे, वो जो टुकड़े थे वो एक जैसे थे। इसलिए हम यहाँ पर जो बात याद रखना है कि ये जो जिस्म होता है इनका गैर सिगमेंटेड होता है। इनका जिस्म कैसा होता है, गैर सिगमेंटेड होता है। और कैलकेरियस शेल इनके पास होती है। इनका जिस्म कैलकेरियस शेल की वजह से क्या होता है, ढका होता है। इसका मतलब ये जो कैलकेरियस शेल है इसका एक बड़ा काम है वो है हिफाजत करना, प्रोटेक्शन करना। फिर इनका जो जिस्म है वो 3 बड़े पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सर, दूसरा होता है गोश्तदार पैर यानी मस्कुलर पैर इनके पास होते हैं, तीसरा होता है विसेराल उभार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इनके पास होता है विसेराल हम्प। क्या होता है इनके पास, विसेराल हम्प। हम्प किसको बोलते हैं, आपने ऊंट की जो पीठ होती है, तो ऊंट की पीठ के ऊपर जो कोहम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं उर्दू में,
कुहान, तो वो जो उभार होता है उस तरह का उभार इनके अंदर देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम्प। और ये जो हम्प होता है ये विसेरल होता है, यानी इंटरनल साइड, यानी बॉडी के अंदर से ये एक ओपन स्पेस बना हुआ होता है, एक उभार बना हुआ था, इसलिए इसका नाम होता है विसेराल। विसेराल का मतलब क्या होता है? विसेराल मतलब जिस्म के अंदर। विसेराल, ये जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब क्या है? जिस्म के अंदर, यानी हार्ट है तो हम इसको कहते हैं विसेरल ऑर्गन, किडनी है तो हम इसको कहेंगे विसेरल ऑर्गन, है ना, लंग्स है तो हम इसको कहेंगे विसेरल ऑर्गन। तो इसी तरह से जानदारों के अंदर एक उभार होता है जो अंदर की जानिब होता है, इसलिए इसको कहा जाता है विसेरल हम। तो इनकी बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सर, एक होता है मस्कुलर फुट या गोश्तदार पैर, तीसरा होता है विसेरल हम। फिर ये जो विसेरल हम्प है, ये जो विसेरल हम्प है यानी हम्प मतलब उभार, तो ये जो विसेरल उभार है ये नरम होता है और गुद्देदार खाल की परत के जरिए क्या होता है? ढका हुआ होता है, और गुद्देदार खाल के जरिए ढका हुआ होगा ऊपर से। फिर ये बेसिकली क्या होगा? ये विसेरल हम के अंदर बहुत सारी मतलब ऐसे पार्ट्स होंगे जो उनके बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे मोलस्का के, जैसे कि ये जो उभार है, ये जो उभार था यानी विसराल हम, और ये जो परत थी गुदेदार, उनके बीच में एक स्पेस होती है, एक खला होती है, उसको क्या कहा जाता है? मेंटल खला। उसको क्या कहा जाता है? मेंटल खला। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस है, यानी ये हो गया शेल, और ये जो गुद्देदार ये पूरा स्पेस है, तो ये जो पूरा इस तरह से बता रहा है आपको, ये क्या है? ये शेल है, और इस शेल के अंदर ये पूरा गुद्देदार स्पेस है। उस गुद्देदार स्पेस के बीच में और शेल के बीच में स्पेस है, उसको क्या कहा जा रहा है? मेंटल। क्या कहा जा रहा है उसको? मेंटल स्पेस। और अगर आप थोड़ा सा इस पे और भी गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन है, हार्ट है, गिल है ना, ये सारे ऑर्गन यानी उनके बॉडी के जिस्म के जो पार्ट्स है वो उस स्पेस में रखे हुए हैं। अब ये जो मेंटल खला है उसमें क्या है? तो इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं परों की शक्ल में, परों की मानिंद गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं? परों की मानिंद उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं ये कहाँ पर काम करते हैं? ये निज़ाम तनफ्फुस में काम करेंगे, यानी अमल तनफ्फुस में। तो गिल्स इनके पास कौन से काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं? अमल तनफ्फुस। अमल तनफ्फुस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम सिंपल ये कहेंगे कि सांस लेने और सांस छोड़ने में ये गिल्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और निज़ाम इखराज में, निज़ाम इखराज मतलब ये गिल्स दूसरा बड़ा काम कर रहे हैं, वो कौन सा है? निज़ाम इखराज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर कि इनके पास एक ही ऑर्गन है, और ये एक ऑर्गन 2 बड़े काम कर रहा है। 2 बड़े काम कौन से हैं? एक काम वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है। दूसरा बड़ा काम है निज़ाम इखराज की, जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने का काम भी कौन कर रहा है? गिल्स कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके जो सर का ऊपर का हिस्सा होता है उस पर क्या होते हैं? उस पर ऐसाबी टेंटेकल्स होते हैं। क्या होते हैं उसके ऊपर? आसाबी टेंटेकल्स। आसाबी टेंटेकल्स मतलब जैसा हम ये कहते हैं कि हमारे 5 आसाब है, 5 आसाब है मतलब ये हम ये कहते हैं कि 5 हिस्सी आजा है। तो ये 5 हिस्सी आजा का मतलब क्या होता है? ये होते हैं हमारे सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम यानी ये हमारे ब्रेन वाला काम करता है या हमारे न्यूरॉन वाला काम करता है, माहौल को फील करने में, माहौल को सेंस करने में, माहौल को पहचानने में। जिस तरह से हमारी आंखें देखती है, जिस तरह से हमारी नाक स्मेल को सूंघती है, हमारे कान आवाज को सुनते हैं, हमारी जबान टेस्ट करती है, इसी तरह से इनके सर के ऊपर क्या होते हैं? टेंटेकल्स होते हैं। और ये टेंटेकल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बाहर खतरा है या बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर खाने के लिए है या नहीं है, तो उसका इस्तेमाल वो करते हैं। फिर दहन। दहन मतलब इनका जो मुंह होता है, मुंह मतलब इनका जो माउथ होता है, उसमें एक कांटेदार चूसने वाला उज़ू होता है। उसमें क्या होता है? कांटेदार चूसने वाला उज़ू। और ये कांटेदार जो चूसने वाला उज़ू है इसको कहा जाता है रेडियोला। क्या कहा जाता है इसको? रेडियोला। मतलब ये कि जब शिकार करेगा या किसी को पकड़ेगा या अपनी हिफाजत करने की कोशिश करेगा तो इसके माउथ में एक ऐसा उज़्व है जिसको हम कहते हैं रेडियोला।
ये रेडियोला किस तरह से होता है, तो ये रेडियोला चूसने की शक्ल का होता है या चूसने का अलग ऊसू होता है, और इसके अंदर जहर होता है, या ये कहेंगे कि हम ये कांटेदार होता है, जिसके जरिए वो क्या करेगा, किसी को डंक मारेगा या जहर रिलीज कर देगा अपने आप को बचाने के लिए। आमतौर पे ये जो होते हैं ये जानवर डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब इनके पास दो अलग अलग सेक्सेस होते हैं, कुछ जानदार मेल होंगे, कुछ जानदार फीमेल होंगे। और दूसरी चीज कि ये जो होते हैं ये अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले मतलब हमको मालूम है कि दुनिया के अंदर दो तरह के जानदार होते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जानदार ऐसे जो बच्चे देते हैं, और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों सलाहियत होती है। तो जो अंडे देने वाले होते हैं उनको कहा जाता है ओवीपेरस, और जो बच्चे देने वाले हैं उनको कहा जाता है विविपेरस, और जो बच्चे और अंडे दोनों देने वाले होते हैं उनको ओवीविविपेरस कहते हैं। तो यह सिंपल याद रखना कि ये जो जानदार होते हैं मोलस्का, ये अंडे देने वाले होते हैं, इसलिए इनको ओवीपेरस कहा जाता है। फिर इनके अंदर जो अफजाइश होती है, जो डेवलपमेंट होता है, जो आगे ग्रोथ होती है, तो वो गैर रास्त होती है। वो कैसी होती है, गैर रास्त। गैर रास्त मतलब कि इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा बनेगा, फिर उस लार्वा से इनका अडल्ट बनेगा। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, अफजाइश होती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। अगर इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल में पाइला, पाइला मतलब घोंगा, घोंगा आपने देखा होगा। इसी तरह से पिंक टाडा, पिंक टाडा यानी मोती वाले आसे, मोती वाले जो सेब होते हैं उनको कहा जाता है पिंक टाडा। इसी तरह से सीपिया, इसमें इनके पास और के नाम क्या है, सीपिया यानी केटल फिश। फिर लोलीगो, स्क्वेड, ऑक्टोपस, डेलफिश, डेविल फिश, है ना। एपिलियासिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम सूंड वाला या दांत वाला घोंगा, और कैटोपिलियोरा यानी काइटन। ये जो काइटन है, ये देखिए ये काइटन। तो इस तरह की यहाँ पर क्या होता है, मोलस्का के अंदर अलग अलग एनिमल्स को शामिल किया गया। और इन एनिमल्स के अंदर खास बात क्या होती है, इनके पास कैलकेरियस शेल होती है, जिसकी वजह से इनको अलग किया गया है। नाउ दूसरा जो बड़ा फाइलम है, दूसरा फाइलम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। दूसरा फाइलम है, उसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। ये जो इकाइनोडर्मेटा है, इनके पास क्या होती है, इन जानदारों के अंदर इनकी जो अंदरूनी ढांचा होता है, इनका जो इंटरनल बॉडी होती है, वो कैलकेरियस स्केल्स की बनी होती है। किससे बनी होती है, कैलकेरियस स्केल्स। यानी हम ये कहेंगे कि स्केल्स मतलब जिल्द, स्केल मतलब स्किन या जिल्द, इसको भी हम क्या कहते हैं, स्केल्स। और यहीं से ये वर्ड बना हुआ है डर्मेटा, वहीं से क्या बना हुआ है वर्ड डर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा इसीलिए बना हुआ है कि इनकी जो स्केल्स होती है या इनके जो जिस्म होती है वो कैलकेरियस होती है, यानी उनके बीच बीच में क्या होते हैं, कैलकेरियस के छोटे छोटे यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए छोटे 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 टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो जिस तरह से छोटे छोटे कांटे हमको दिखाई देते हैं, उस तरह से छोटे 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 क्या होते हैं, कैलकेरियस यानी कैल्शियम से बने हुए फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यानी मेरी स्किन है या आपकी स्किन है, अगर हमने इस स्किन के अंदर छोटे 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 कैल्शियम के छोटे छोटे टुकड़े अगर हमारे बॉडी के ऊपर चिपका दिए, तो हमको किस तरह से बॉडी दिखेंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में सिगमेंटेड में बटी हुई हमारी जिल्द दिखाई देंगी। तो उसी वजह से इसका नाम क्या बना हुआ है, इकाइनोडर्मेटा। ये जो जानदार है, ये सभी इनके जितने भी अनवा है वो सब के सब समंदरी है। यानी ये आपको सिर्फ कहाँ पर दिखाई देंगे, समंदर के अंदर। यानी ये आपको मीठे पानी में नहीं दिखाई देंगे, प्लस ये आपको जमीन की सतह पे नहीं दिखाई देंगे। ये जितने भी दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई देंगे, समंदरी, वो भी समंदरी गहरे पानी के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर ये आपको दिखाई देंगे। फिर इनके अंदर जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम की सतह होती है। ऑर्गन सिस्टम की सतह का मतलब क्या है, वो यानी इनके पास हार्ट होगा, इनके पास किडनी होंगी, इनके पास लंग्स होगा, इनके पास ब्रेन होगा, और ये जितने भी सिस्टम है ये सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और इस तरह से एक नज्म बनेगा, एक निजाम बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। तो इनके जिस्म में क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके पास 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, यानी इनके बॉडी के अंदर पूरे पार्ट्स होंगे।
सारे पार्ट होंगे, इंटरनल पार्ट होंगे, एक्सटर्नल पार्ट होंगे और मिडल पार्ट्स होंगे। फिर ये इनके पास क्या होती है, यूसेलोमेट। कैसे होते हैं ये, यूसेलोमेट। निजाम हाजमा जो है इनका ये मुकम्मल, निजाम हाजमा इनका कैसा होता है, मुकम्मल होता है। मुकम्मल यानी इससे पहले भी मैंने कहा कि निजाम हाजमा या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ जो कंप्लीट निजाम हाजमा है इसका मतलब क्या है, निजाम हाजमा कंप्लीट होने का मतलब है कि इनके पास दो ओपनिंग होंगी, दो सिरे होंगे। एक सिरा वो होगा जिसको हम कहेंगे मुंह, और दूसरा सिरा जो होगा वो खारिजी सिरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनस। तो एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। ठीक है, तो ये जो माउथ है इसका माउथ नीचे होता है और जो एनस होता है ये जिसके ऊपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकाइनोडर्मेटा के मामले में कि इनका जो निजाम हाजमा या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुकम्मल होता है, यानी इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक तरफ माउथ होगा और दूसरी तरफ एनस होगा। लेकिन इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इनकी जगह कहाँ पर है, तो माउथ नीचे है और एनस ऊपर है। फिर इनकी एक इम्तियाजी खुसूसियत क्या है, वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम उनके पास क्या है, वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, खास करके एकाइनोडर्मेटा के मामले में। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, बेसिकली ये एक पाइपलाइन है जिसके जरिए वो पानी को अपने जिस्म में लेगा और अपने जिस्म से निकालेगा। लेकिन जब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर वाटर रन करता है, जब वाटर का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इसके अंदर होती है मोबिलिटी। इसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है, मोबिलिटी, या हम कहेंगे मूवमेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी वो चलने फिरने लगता है। दूसरा होता है ग़िज़ा हासिल करना, यानी अगर इसको शिकार करना है या अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है या खाना खाना है ना, तो उसके लिए भी कौन सा वाला सिस्टम काम करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी जिस तरह से हम हमारे माउथ के जरिए जो भी खाना है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ये खाना ये किसके जरिए जाएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो साथ में उसके बॉडी में क्या चले जाएंगे, न्यूट्रिएंट। इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है, यानी ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का, यानी अमल तनफुस का जो अमल है उसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, मदद करता है, उसको हेल्प करता है। तो यहाँ सिंपल याद रखना है कि यहाँ जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो इनके बॉडी के अंदर बड़े बड़े काम करवाता है। और ये इनकी इम्तियाजी खसूसियात है कि इनके जिस्म के अंदर वाटर के जरिए और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए काम होते हैं। खाने यानी न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम, मूवमेंट करने का यानी चलने फिरने का काम, और रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज करने का काम, यानी अमल तनफुस का काम भी किसके जरिए करवाते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी इनके पास कोई अलग से अमल तनफुस परफॉर्म करने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम किसके साथ काम कर रहा है, ये सिस्टम है कौन, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फिर इनके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इम्तियाजी खुसूसियात है, वो है कि इनके पास दौरान खून नहीं है। इनके पास क्या नहीं है, निज़ाम दौरान खून, यानी इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम नहीं है। तो इनके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास ब्लड सर्कुलेशन करने वाला सिस्टम है ही नहीं। ब्लड को सर्कुलेट करवाने वाला सिस्टम इनके पास है ही नहीं। ब्लड को सर्कुलेट करवाने वाला सिस्टम कौन है, तो उसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स है ना, ये है। तो ये सिस्टम इनके पास सिरे से है ही नहीं। इसकी जगह कौन काम करता है, तो इसकी जगह काम करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी वाटर इनके बॉडी के अंदर खून की तरह दौड़ता है जो इनको काम करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे आमतौर पे हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। लेकिन यहाँ पर ब्लड है ही नहीं, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, तो यहाँ पर वो काम कौन करता है, पानी। इसीलिए हमने कहा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पर हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, अमल तनफुस के अंदर। फिर
एक और चीज कि ये डायोशियस है। डायोशियस मतलब इनकी जो जीन्स है वो अलग अलग होती है। अगर एक ही जीन्स हो या एक ही जिस्म में दोनों भी जीन्स हो तो हम कहते हैं मोनोशियस। बट ये कैसे होते हैं? डायोशियस, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, मुअन्नस और मुज़क्कर। फिर इनमें सिनफी तौलीद होती है, यानी इनके अंदर जो तौलीद का अमल होता है वो कैसा होता है? सिनफी होता है। इनके यानी इनका जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो कैसा होता है? सिनफी होता है। फिर इनके पास अमल बारावरी उमूमन बैरूनी होती है, यानी इनका जो अमल बारावरी का प्रोसीजर है या अमल बारावरी है, यानी स्पर्म और एग का जो इंटरेक्शन है वो जिस्म के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो पानी में ये क्या करेंगे? पानी में ये अपना एग रिलीज कर देंगे, पानी में ये स्पर्म रिलीज कर देंगे और पानी के अंदर ही अमल बारावरी होगी, यानी एग और स्पर्म सेल का क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। फिर इनकी जो अफजाइश होती है वो आजादाना तैरने वाले लार्वे की मदद से होती है। जब हम ये कहते हैं कि लार्वा के डेवलपमेंटल स्टेज में एक स्टेज आएंगे जिसके अंदर पहले लार्वा बनेगा फिर अडल्ट बनेगा, तब हम ये कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का या अफजाइश का अमल होता है ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट। कैसा अमल होता है ये? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब पहले यहाँ पर बनेगा लार्वा और उसके बाद यहाँ पर बनेगा उनका अडल्ट। यानी पहले यहाँ पर अली बनेगी और फिर उससे तितली बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि बीच में एक स्टेज आने वाली है, वो स्टेज है लार्वा। तो इनके पास जो डेवलपमेंट का अमल होता है या अफजाइश का जो अमल होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनकी मिसालें क्या है? तो इनकी मिसाल है एमेस्टेरियासिस। एमेस्टेरियस मतलब स्टारफिश। फिर एकाइनस यानी सी अर्चिन। एकाइनस मीन्स सी अर्चिन। एंटीडॉन यानी सी लिली। फिर क्यूकोमेरिया यानी समंदरी खेरा और ओफियोरा यानी ब्रिटल स्टार। तो ये इनकी बेसिक एग्जांपल्स है। एक चीज और याद रखिए कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है 6 एग्जांपल्स। इन 6 एग्जांपल्स में से 4 एग्जांपल्स एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी और इन चार में से 4 एग्जांपल दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये 4 एग्जांपल्स कौन से फाइलम की है। तो आपको ऑप्शन होगा इकाइनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो अगर ये 4 एग्जांपल अगर आपको अच्छे से याद है तो आप वहां पर फौरी कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा की। या फिर ये होगा कि 4 एग्जांपल, ये 6 एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल मिस कर देंगे और इसकी जगह आर्थ्रोपोडा को ऐड कर देंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें से ऑड कौन है, इवन कौन है, या इनमें से पूछा जाएगा कि कौन इनसे बिलोंग नहीं करता। इन सारे एग्जांपल्स में से कौन है जो एकाइनोडर्मेटा की नहीं है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। बच्चों एक और फाइलम है, उस फाइलम को कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा। एक और फाइलम है, उसको क्या कहा जाता है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसको क्यों हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है? हेमी को थोड़ा सा कहीं सेमी यानी आधा। तो ये कॉर्डेटा की तरह, यानी लेकिन ये कॉर्डेटा की तरह है, पूरी तरह से कॉर्डेटा नहीं है, आधा आधा ये कॉर्डेटा की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा। तो जब कोई चीज पानी है, पानी की तरह दिखाई देती है लेकिन वो पानी नहीं है, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर कि कोई चीज है जो सॉलिड है लेकिन वो जेली की शक्ल में है लेकिन वो सॉलिड नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कॉर्डेटा की तरह दिखाई देते हैं पर वो पूरी तरह से कॉर्डेटा नहीं है, तो उनको कहा जाता है हेमी कॉर्डेटा। तो ये पहले ये जो फाइलम है, ये फाइलम पहले कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया था। ये पहले कहाँ पर रखा गया था? कॉर्डेटा फाइलम में। लेकिन इसको बाद में नॉन कॉर्डेट में रखा गया, यानी अब इसको बाद में क्या कर दिया गया? वहां कॉर्डेट से हटा के नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट मतलब स्पॉन्जी से लेकर अब तक, यानी हेमिकॉर्डेटा तक, यानी इकाइनोडर्मेटा तक। और इकाइनोडर्मेटा में हम किसको ऐड कर रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा। तो स्पॉन्जी से लेके हेमिकॉर्डेटा, इन सबको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट। क्या कहा जाता है इनको? नॉन कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेटा फाइलम। तो याद रखना कि 2 बड़े ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, एक हो जाता है कॉर्डेटा फाइलम और एक हो जाता है नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा ये सब किसमें काउंट होगा? ये सब अब तक का नॉन कॉर्डेट फाइलम में काउंट होगा, इसको याद रखिए। ये जो जानदार होते हैं या ये जो फैमिली के जानदार होते हैं ये केचुए नुमा होते हैं। कैसे होते हैं ये? केचुए नुमा।
और ये समंदरी जानवरों का बहुत छोटा सा ग्रुप है। यानी ये जो जानदार है ये बहुत छोटे से ग्रुप के हैं, लेकिन ये कैसे है, ये समंदरी है, यानी ये हमको जमीन की सतह पर नहीं दिखेंगे। दूसरा, ये हमको सॉल्टी वाटर में दिखेंगे, हमको फ्रेश वाटर में दिखाई नहीं देंगे। फिर इनमें जो सिस्टम है अगेन वो ऑर्गन सिस्टम की सतह की तरतीब पाई जाती है, यानी इनके जिसमें हार्ट होगा, किडनी होगा, लंग्स होंगे, ब्रेन होगा, और ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये एक इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तीसरी बात कि इनमें बाइलेटरल तवाजुन पाया जाता है। ये देखिए नॉन कोऑर्डिनेट में जब से अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक हर जगह आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर है ना हर जगह आपको जो क्या बोलेंगे तवाजुन मिला वो बायलेटरल मिला। यहाँ पर भी जो तवाजुन है वो कैसा है, बायलेटरल है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बायलेटरल तवाजुन, तो हम ये देख रहे हैं कि एक प्लैटीहेल्मिन्थ से जो कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हुई थी ये बायलेटरल वाली, ये हर जगह पे इसको नोट डाउन नहीं किया गया, हर जगह पर इसको बताया नहीं गया। लेकिन अगर आप प्लैटीहेल्मिन्थ से यहाँ तक के यानी हेमिकॉर्डेटा तक देखेंगे तो हर जगह पर आपको जो तवाजुन दिखेगा, जो सिमेट्री दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी, बायलेटरल। फिर ये कैसा होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगेन इनके पास 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, जिसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, पूरे पार्ट्स बनेंगे। दूसरे ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनके बॉडी के अंदर इनकी एक्सटर्नल वॉल और इनकी गट वॉल के बीच में खला होंगी, स्पेस होंगी, और उस स्पेस की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सीलोमेट कहते हैं। जिस्मानी साख जो होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल मतलब जिस तरह से हमारा सिलेंडर होता है गोल गोल और बीच में स्पेस होता है, खला होती है जहां पर गैस भरी होती है, इसी तरह से ये सिलेंड्रिकल होते हैं। फिर इनका जो जिस्म है उसके अंदर 3 पार्ट है, इनका जो जिस्म है उसके अंदर 3 पार्ट है। एक है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर और तीसरा पार्ट है ट्रंक। तो इनके जिस्म को याद रखिए कि इनका जो जिस्म है वो प्रोबोसिस, कॉलर और एक लंबी सूंड यानी ट्रंक, इसके ऊपर इनका जिस्म मुश्तमिल। जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि अभी इससे पहले जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो मलुस्का है उसके अंदर भी जिस्म के अंदर 3 हिस्से हैं, आर्थ्रोपोडा है तो वहां पर भी 3 हिस्से होते हैं। इसी तरह से हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी 3 हिस्से हैं, एक है प्रोबोसिस, एक है कॉलर और एक है ट्रंक। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, यानी बंद किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद किस्म का मतलब यानी इनके बॉडी के अंदर जो ब्लड ले जाने का काम करती है वो ब्लड वेसल्स करती है, यानी हार्ट से जो भी ब्लड निकलेगा उस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कौन करेंगी, ब्लड वेसल करेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपको याद होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद। फिर इनके पास जो सांस लेने के लिए क्या होती है, इनके पास होती है गिल्स, यानी यार लंग्स नहीं होती है, क्या होती है, गिल्स, और इन गिल्स के जरिए वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। प्रोबोसिस, इनके पास एक और चीज है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि इनके पास क्या होता है, इनके पास एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को कहा जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड। और ये प्रोबोसिस ग्लैंड इनके जिस्म में इखराजी निजाम यानी जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से खारिज करने का, बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, प्रोबोसिस ग्लैंड। फिर इनके जो जिन्स है वो अलग अलग होते हैं, यानी जैसा हमने पहले कहा कि अगर जिन्स अलग अलग होंगे तो हम उसको डायोशियस कहेंगे, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फिर इनके पास जो अमल बार आवरी होती है वो बैरूनी होती है। बच्चों आप एक बात और करिए कि जितने भी एनिमल है जो पानी के अंदर ही होते हैं या अक्सर जो समंदरी होते हैं वो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल है वो एक्सटर्नल है, यानी बैरूनी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि मेल अपने स्पर्म को पानी में रिलीज कर देगा, फीमेल अपने एग को पानी में रिलीज कर देंगी। अब पानी ही इनका जरिया है जिसके जरिए से स्पर्म और एग क्या होंगे, इंटरैक्शन होगा और अमल बारावरी होगा। तो इस तरह के अमल बारावरी के अमल को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल या बैरूनी अमल बारावरी। फिर इनका जो अफजाइश का अमल है, इनका अफजाइश का अमल गैर रास्त होता है। गैर रास्त मतलब इनके पास भी कौन सी शक्ल होगी,
इनके पास भी शक्ल होंगी लार्वल, यानी इनके पास जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है। और हेमिकॉर्डेटा के मामले में जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है उनमें से एक ये कि इनका जो जिस्म है वो सिलेंड्रिकल होता है। दूसरा ये कि इनके जिस्म के अंदर 3 हिस्से होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। चौथी चीज जो याद रखना है कि इनके पास होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसके जरिए ये खराज अमल खराज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्लोज टाइप का है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जिसके जरिए आप हेमिकॉर्डेटा को आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब आज के इस लेक्चर में हमने 3 फाइलम यानी 3 खानदानों को स्टडी की है। इन 3 खानदानों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों में भी या सवालात में भी किस तरह के सवालात होंगे, तो एक तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आपको 1 बाय 1 आपके पेज आप जो नोटबुक बना रहे हो उस नोटबुक में आप इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी खुसूसियात बोल के 1 बाय 1 एक एक खुसूसियात को लिख के रखिए कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दौरान खून का निज़ाम है तो कैसा है, इनके पास आसाबी सिस्टम या ब्रेन या नर्व सिस्टम है तो कैसा है, इसी तरह से इनके पास इखराजी निज़ाम कैसा है, इनके पास अमल तनफुस कौन करता है, गिल्स करती है, हार्ट करता है, गिल प्लेट करती है, बुकलम कौन करता है। तो और फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बनाइए जो दूसरे फाइलम से अलग है। इस तरह से अगर आपने आपके चार्ट बना लिए या आपके नोट्स बना लिए तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। दूसरा है एग्जाम्पल्स, कि आपको हर फाइलम की एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में या नीट एग्जाम में स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल्स के ऊपर पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे और ये किस फाइलम की है, या 4 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल गलत होंगे या 1 एग्जाम्पल गलत होंगी या 3 एग्जाम्पल गलत होंगी, इस तरह से। और फिर उनको पूछा जाता है कि किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, या फिर और पहचानना है, इवन पहचानना है। इस तरह से अलग अलग टाइप के वहाँ क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कुछ डाउट रहा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।